किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सूक्ष्म सिंचाई योजना पे और साथ में लेंगे जानकारी आज की नसीहत के तहत टपका सिंचाई प्रणाली पे, और साथ में भाइयों ने देंगे जानकारी प्राकृतिक खेती में कंपोस्ट खाद बनाने की विधि, और साथ में कराओगे भाइयों का मनोरंजन। भाइयों, शुरुआत करें चर्चा सूक्ष्म सिंचाई योजना से। सबसे पहले तो भाइयों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है कि और इसके लाभ क्या हैं और किस तरह हम इस प्रणाली ने अपना सके हैं। तो भाइयों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जो है सामान्य रूप से बागवानी फसल और खेता में जो है उर्वरक और पानी एक साथ देने की सबसे बढ़िया और आधुनिक विधि मानी जावे है। और सूक्ष्म जो सिंचाई प्रणाली है उसमें कम पानी से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेत में सिंचाई कर पावे हैं। साथ में भाइयों, इस प्रणाली में पानी को जो है पाइपलाइन के माध्यम से जो हम जो भी पानी का स्रोत है उससे खेत तक जो है निश्चित मात्रा में पहुंचा सके हैं, और इससे जो पानी की बर्बादी है वो तो रुकेगी। साथ में जो जल का जो हम उपयोग कर रहे हैं उस उपयोग से हमारी जो कार्य दक्षता है, यानी काम करने की जो फसल जो हम ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, और साथ में जो फसल है उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। और आमतौर पर भाई देखा भी गया है कि जो सूक्ष्म जो सिंचाई प्रणाली है उसमें अगर हम अपनावें तो 30 से 40% तक हम पानी की बचत कर सके हैं। और साथ में भाइयों, इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की जो गुणवत्ता है और उसका जो उत्पादन है उसमें भी हमने सुधार देखा है। साथ में भाइयों, सरकार भी जो है प्रति बूंद अधिक फसल के मिशन के अंतर्गत फुहारा और जो टपका सिंचाई पद्धति है उसने बढ़ावा दे भी रही है, क्योंकि पिछले 1 दशक में तो अपने हरियाणा प्रदेश में जो जल का स्तर है वो 80 से 100 फुट तक चला गया है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर देखा जाओ तो जो देश के पहले जो 10 बड़े राज्य हैं जिनमें धान उत्पादन में जिनका सब तो ऊपर है, तो उन पहले 10 राज्यों में अपना हरियाणा भी आव है, जिसमें धान की फसल की पैदावार खातर जो पानी का जो उपयोग है वो ज़्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से जो पानी का चोआ है वो भी बड़ी तेजी से नीचे गिरने लग रहा है। अपने देश में जो अधिकांश खेत है भाइयों उसमें सिंचाई खातर जो खास तौर पर जो कच्ची नाली बनाओ है जिन्हें खाड़ी का हुआ है, तो खाड़ी में हम पानी लगाओ हैं, जिसकी वजह से लगभग 30 से 40% जो पानी है वो रिसाव होकर या तो जमीन उसने सोख ले है, या फिर कई बार देखा है कि जो खाड़ बना रखी है वो खाड़ टूट गई और जिस खेत में पानी देना था उस खेत की बजाय पानी दूसरे खेत में चला गया, जिस तक पानी की बर्बादी हो है। तो कच्ची नाली या जो खाड़ी हम बनाने लग रहे हैं उसकी बजाय अगर हम जो पाइप लगा कर सूक्ष्म सिंचाई विधि या पद्धति का इस्तेमाल करें तो किसान भाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं। और भाइयों, जो बदलता है परिदृश्य है, क्योंकि समय बड़ी तेज़ी से बदलने लग रहा है, तो सूक्ष्म जो सिंचाई प्रणाली है उसमें पानी की बचत करने की जो तकनीक है उसके रूप में अगर देखा जाए तो इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। साथ में भाइयों, जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है वह एक उन्नत पद्धति भी है, और साथ में इसके उपयोग तो भाइयों सिंचाई के दौरान पानी की काफ़ी बचत किसान भाई कर सके हैं। साथ में भाइयों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अगर हम इसकी विधि की बात करें कि किस तरह हम जो है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ना अपनाओ और किस तरह हम सिंचाई कर सके हैं, तो इसकी 2 विधि भाइयों मुख्य रूप से है। एक तो है फुहारा सिंचाई विधि और दूसरी है टपका सिंचाई विधि। इसमें भाइयों जो फुहारा सिंचाई विधि है इसका जो नाम है उससे पता लग रहा है कि जो फुहारे था हम इसमें फुहारे का जो पानी है उसमें बड़े तेज प्रेशर था हम हवा में छिड़काव कर रहे हैं, यानी कि कह लें कि जो
नकली बारिश है उसकी तरह जो है पानी की बूंद हवा में तय जो है छोटी छोटी बूंद फसल पर गिरा है, और ये जो पानी की महीन बूंद है वो लगातार जो है बारिश की फुहार की तरह पौधे पे गिरनी शुरू हो जाए। और जब स्प्रिंकल विधि फसल पर बौछार कर रहे हैं पानी की, तो उसमें जो है पौधे में की जड़ा में पानी ज़्यादा लग गया है, जिस तरह जो है फसल बड़ी तेजी से बढ़ा है और उसमें बढ़वार बढ़िया देखी जावे है। साथ ही भाइयों जो फुहारा सिंचाई है मुख्य रूप से जो सूखाग्रस्त जगह है या जो बलुई मिट्टी है, ऊंची नीची ज़मीन है या जहाँ पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे क्षेत्रों में तो भाइयों फुहारा विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी देखी गई है। साथ ही भाइयों घास के जो मैदान है या जो पार्क है उसमें भी फुहारा विधि से सिंचाई करी जावे तो हम पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सके हैं। और जो स्प्रिंकलर में जो है खेत में जो है इधर उधर भी हम इसमें आसानी से लगा सके हैं, क्योंकि इसमें फुहारे न उठाकर हम एक जगह तो दूसरी जगह लगा सके हैं, जिस तरह जितनी भी पानी की जरूरत है जिस क्षेत्र में उस हिसाब से हम पानी दे सके हैं। बात करें भाइयों फुहारा विधि सिंचाई करने के लाभ की, तो इस विधि के तहत अगर सिंचाई करी जावे तो जो आम तौर पर हम खेती कर रहे हैं जिसमें पानी लगा है उससे कई गुना पानी की बचत कर सके हैं। साथ ही भाइयों फसल उत्पादन खातर अधिक क्षेत्र हमने ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि जो नाली बनाने में हमारी जो जगह खराब हो जाए क्यारी खाड़ी बनाने में, तो वो जो खाड़ी बनाने की जो जगह है वो बच जाए और हम ज़्यादा क्षेत्र में खेती कर पाए हैं। साथ ही भाइयों पानी का लगभग 80 से 90% भाग पौधे द्वारा आसानी तक ग्रहण किया जावा है, जबकि अगर हम पारंपरिक जो अपनी विधि है उस तक अगर हम खेती करें तो 30 से 40% पानी तो जो है या तो वाष्प की उसमें उड़ जाए सूरज की धूप में, या फिर जो जमीन है उसमें सोख ले, जिससे 30 से 40% पानी खराब हो जाए। इसके अलावा भाइयों जमीन में समतलकरण की जरूरत नहीं पड़ती, ऊंची नीची ढलान वाली जो जगह है उस पर भी हम आसानी से सिंचाई कर सके हैं। और साथ में भाइयों फसलों में जो कीट है बीमारी है उनका खतरा भी इस विधि तक कम हो जाए, क्योंकि स्प्रिंकल जो है वो कीटनाशकों की छिड़काव खातर भी बढ़िया विधि मानी जावा है, और इसमें हम जो है खाद और दवाई भी जो है स्प्रिंकल विधि तक छिड़काव कर सके हैं। साथ में भाइयों फसलों में डालने वाले जो घुलनशील उर्वरक हैं उन्हें भी हम आसानी से जो है इस्तेमाल कर पाए हैं। इसके अलावा भाइयों एक विधि और है, वो है टपका विधि, यानी कि बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में पानी डालना। और इस तरह जो है पानी का लगभग 50% तक हम पानी की बचत कर सके हैं, और इस प्रणाली का ज़्यादातर हम जो है बागवानी में इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। साथ ही जो फसल के उत्पादन उसमें भी इसमें बढ़ोतरी देखी जावा है, और जो खरपतवार है उसमें भी कमी हो जाए, क्योंकि खरपतवार में पानी मिलता नहीं, और इस तरह जो हमारा मेहनत है खेत में वो भी कम हो जाए। और इस विधि की अगर बात करें कि इसमें इसके लाभ के हैं, तो इस विधि में सिंचाई करने तो भाइयों जो परंपरागत विधि की तुलना में लगभग हम 50% पानी का बचाव कर सके हैं, क्योंकि पानी सतह पर बहने की बजाय जो है वो बिल्कुल पौधे की जड़ में जाकर गिरे है, और पौधे की जड़ में जाकर गिरने तक जो है पानी का बहुत ज़्यादा बचाव कर पाए हैं। साथ में भाइयों खेत में खरपतवार भी कम हो जाए, जिससे हमारी मेहनत भी कम हो जाए। साथ में जो जल्दी जल्दी सिंचाई करने के कारण जो जड़ वाले क्षेत्र है उसमें अधिक नमी रहने लग जाए, और जिस तरह लवण की सांद्रता ज़्यादा अपेक्षाकृत कम हो जाए और फसल तेजी तक बढ़े है। साथ ही भाइयों सभी प्रकार की जो मिट्टी है उस खातर ये जो विधि है टपका विधि वो बढ़िया है, क्योंकि पानी जो है मिट्टी में बेकार होने की बजाय पौधे की जड़ तक जावा है, तो हर तरह की जो मिट्टी है उसमें हम इसने इस्तेमाल कर सके हैं। साथ ही जो भूरक्षण है, यानी कि जो जमीन की मिट्टी का कटाव है पानी के बहाव से, वो भी कम हो जाए, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़े है और पौधे की बढ़ोतरी और उसका विकास भी तेजी से हुआ है। साथ ही भाइयों जो चाहे वो टपका विधि है या फिर जो स्प्रिंकलिंग विधि है, यानी कि फुहारा विधि है, इन दोनों विधियों के द्वारा जो है उर्वरक हो चाहे वो कीटनाशक हैं उन्हें भी हम आसानी तक फसल तक पहुंचा सके हैं। और इस जो नई विधि में हम जो है टपका विधि से सिंचाई करते समय जो है पानी के साथ साथ उर्वरक जो है वो पौधे तक पहुंचाना आसान हो गया है, और इस विधि नाम कहते हैं फर्टिगेशन। और फर्टिगेशन में भाइयों खेतों में जो है उर्वरक डालने की जो सबसे बढ़िया विधि और सबसे आधुनिक विधि इसको माना गया है। और इस विधि में भाइयों उर्वरकों को कम मात्रा में और कम अंतराल पर हम बिल्कुल पूरी तरह सुयोजित तरीके से सिंचाई के साथ दे सके हैं, जिससे पौधे की जो जरूरत के हिसाब से उसके पोषक तत्व उसमें मिलते रहे और उर्वरक जो है वो बेकार नहीं जानता, यानी कि हमारा उर्वरक भी बच जाए, पैसा बचा है, समय बचा है, पानी की बचत है, और फसल जो है वो तेजी से बढ़ोतरी करे और उसकी बढ़वार बढ़िया हुआ है। यह तो भाइयों चर्चा करी सूक्ष्म सिंचाई योजना पे। India is a mega diverse country which has a variety of ecosystems such as forests, wetlands, grasslands, desert, coastal and marine ecosystems. With its abundant natural resources and vast agroecological diversity,
India is a global leader in agriculture. The visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has enabled the country to achieve self-sufficiency in food and bring economic transformation in millions of rural households. India is the world's largest producer of milk, jute, pulses, spices, and the second largest producer of rice, wheat, sugarcane, groundnut, vegetables, fruits, and cotton. India is the largest producer of Shri Anna, namely millets, in the world, and leading the world towards millets production and export. On the initiatives of Government of India, the United Nations has declared 2023 as an International Year of Millets to promote the production of less water-intensive and nutritive crops at the global platform. साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया, तब भारत का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था। इस वर्ष हमारा कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम देश की कृषि को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी पूरी किसानी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसमें नए प्राण लाने के लिए हम कृतनिश्चयी हैं, बल दे रहे हैं। Programs like From Seed to Market, One Nation, One Market, Per Drop, More Crop, Healthy Earth, Green Farm, One Nation, One Fertilizer have empowered the farmers. During the COVID pandemic, the Government of India supported farmers with a seamless supply of farm inputs, which resulted in a record production of more than 315 million ton food grains and more than 342 million ton horticultural produce. A subsequent 19% increase in agricultural exports found India among the top 10 exporters of agricultural produce. Since the pandemic, the Government of India has been providing free food grains to more than 800 million people under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. PM Kisan program provides financial support to more than 110 million farmers. The International Monetary Fund has applauded the execution of this scheme, which is the world's largest direct benefit transfer program. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana provides crop insurance cover to the farmers against natural calamities. So far, more than 135 million farmers have been provided compensation. The electronic trading platform of e-National Agriculture Market has been created to ensure higher returns on crops. More than 10 million farmers have been registered on the e-Naam portal. The farmer-producer organizations across the country help farmers avail the benefits of technical know-how, agricultural inputs, financial assistance, and infrastructure facilities for better income generation. The government is promoting agri-startups, use of artificial intelligence, remote sensing, drones, and other digital technologies in agriculture. The farmers in India are transforming from Annadata to Urjadata by optimum utilization of solar energy, which has also contributed towards the reduction of greenhouse gas emissions. Embarking into an era of new India, the country's agriculture sector is steadily marching ahead, playing a pivotal role in ensuring food security to the world and taking forward the vision of One Earth, One Family, One Future. और भाइयों, ये बात करें मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल की बात करें तो आने वाले कल में अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में जो प्रदेश में कई स्थानों पर जो है छिटपुट बूंदाबांदी और गर्ज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। और बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मत्स्य संपदा योजना पे और साथ में चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत हरी खाद के महत्व पे। साथ में भैया ने देंगे जानकारी IYOM यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज 2023 पे मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती के बारे में। और भाइयों इव करवाओ भैया का मनोरंजन सुनाइयो लोकगीत।
एर भाई से आजादी के बारे में कई वीर हुए बलिदान। कैसे करूं मैं बखान आजादी के बारे में कई वीर हुए बलिदान। ओ कैसे करूं मैं बखान आजादी के बारे में कई वीर हुए बलिदान। ओ कैसे करूं मैं बखान। गोरे बंदर भारत में न्यू बन व्यापारी आए थे। बोले बाड़े भारतवासी लूट लूट के खाए थे। गेर कहने फूट सारे आपस में लड़ाए थे। गेर कहने फूट सारे आपस में लड़ाए थे। बाही सारे भारत पे छाए थे रे, भारत पे छाए थे। वत जुल्मी बेईमान हो कैसे करूं रे बखान आजादी के बारे में कई वीर हुए बलिदान। हो कैसे करूं मैं बखान। महाराणा प्रताप शिवाजी भामा साथे असली दानी दुश्मन के लड़ते रहे। पराधीनता को न मानी रणभूमि में शहीद हुई लक्ष्मीबाई महारानी। रखे में शहीद हुई लक्ष्मीबाई महारानी। बाही 17 बार लड़ने की ठानी रे, 17 बारे लड़ने की ठानी। मरे पृथ्वीराज चौहान। हो कैसे करूं रे बखान आजादी के बारे में वीर हुए बलिदान। ओ कैसे करूं रे बखान। मंगल पांडे तात्या टोपे नेताजी सुभाष बोस बटुकेश्वर रोशन लाड़ी रहे नहीं कभी खामोश। उधम सिंह ने याद करो भाई जिसमें देखण जोगा जोश। उधम सिंह ने याद करो भाई जिसमें देखण जोगा जोश। ये चंद्रशेखर खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर खुदीराम बोस ने या जिंदगी करी कुर्बान। ओ कैसे करूं रे बखान आजादी के बारे में कई वीर हुए बलिदान। हो कैसे करूं रे बखान। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आजादी की
चर्चा में मर के लाल बाल पाल पटेल, दुश्मन ते लड़ाई करके नेहरू गांधी शास्त्री जी दुनिया के महान जरगे। नेहरू गांधी शास्त्री जी दुनिया के महान जरगे। कहे रामफल शर्मा ये सारे दरगे, रामफल शर्मा ये सारे दरगे, हथेली ऊपर जान ओ कैसे करूं रे बखान, आजादी के बारे में कई वीर हुए बलिदान ओ कैसे करूं रे बखान। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार थे रामफल शर्मा। ये भाइयों कर रहे हैं चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत टपका सिंचाई के लाभ पे। भाइयों टपका सिंचाई ने इंग्लिश में ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं भाइयों। तो ड्रिप सिंचाई या टपका सिंचाई विधि के लाभ के हैं, क्योंकि भाइयों खासकर जो अपना हरियाणा प्रदेश है उसके जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं उसमें पानी बड़ा सीमित है, मिट्टी रेतीली है और साथ में जो मिट्टी में लवणता है वो भी ज़्यादा मात्रा में पाई जावा है। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर टपका सिंचाई विधि तय सिंचाई करी जावे तो उसके बहुत सारे लाभ हैं। एक तो कम पानी में भाइयों ज़्यादा सिंचाई करी जा सके है। दूसरा भाइयों जो साधनों की तुलना में जो दूसरे साधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में सब तक कम पानी की ज़रूरत पड़े हमने टपका सिंचाई विधि में, और साथ ही जो है इससे अधिक उत्पादन मिला है, अच्छी गुणवत्ता और फसल जो है हमने समय पर तैयार मिल जाए। साथ में भाइयों ऊर्जा हमने कम लगानी पड़ा है, कम ताकत लगानी पड़ा है और सिंचाई हम किसी भी समय कर सके हैं। और साथ में सिंचाई में भाइयों खारे पानी का प्रयोग भी करा जा सके है। और जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो उसमें भी सिंचाई करना आसान हो जाए, और जो रेतीली मिट्टी हो तो उसमें भी फसल की सिंचाई खातर भाइयों जो अधिकतम और उत्तम सबसे बढ़िया विधि मानी जाओ है टपका सिंचाई विधि। साथ में भाइयों कम मजदूरा की जरूरत पड़े है और रासायनिक खाद भी हम सिंचाई के लिए जो है पानी के माध्यम से पाइपलाइन के माध्यम से जो है दे सके हैं। रासायनिक खाद भी दी जा सके हैं और साथ में जो कीटनाशक है वो भी हम पाइप के माध्यम से भेज सके हैं। साथ में भाइयों जो मिट्टी का जो विकास है या जो भूमि समतल करने के लिए जो खर्च करना पड़ा है उस खर्चे तभी किसान भाई बच जाए। साथ में भाइयों सिंचाई खातर नाली और जो मेड़ बनाने की जरूरत पड़े है वो भी जरूरत नहीं पड़ती, और किसान भाई का जो समय है और उसकी जो ऊर्जा है उसका भी बचाव हो जाए। और साथ में भाइयों इसमें खरपतवार पर भी हम नियंत्रण पाले हैं, और खरपतवार पर नियंत्रण पाकर जो खरपतवार नाशी हमने छिड़कने पड़े हैं तो उस पर भी जो पैसा खर्च हो रहा है और जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो उससे भी इससे बचा जा सका है। साथ में भाइयों जो ग्रीन हाउस है या जो पॉली ग्रीन हाउस है उसमें भी सिंचाई खातर टपका सिंचाई विधि सबसे बढ़िया मानी जावे है। और इस मिट्टी में और इस विधि में भाइयों जो मिट्टी है वो ख़राब नहीं होती। साथ में मिट्टी का जो कटाव है उसका प्रदूषण है वो भी नहीं होता, और फसलों में जो बीमारी है वो लगने की संभावना भी कम हो जाए। साथ में भाइयों मिट्टी में जो है जलमग्रवता और जो सेम की समस्या है वो भी कम हो जाए। और भाइयों इसी के साथ लेवन जानकारी प्राकृतिक खेती में कंपोस्ट खाद बनाने की विधि में। भाइयों तो कंपोस्ट किस तरह हम बनावें, तो गोबर और जो सूखे और जो हरे बायोमास है, कचरे और जो खरपतवार और जो मिट्टी के मिश्रण से जो बनी कंपोस्ट खाद है वो साधारणतः जो अपने जो गोबर की कुरड़ी वाली जो खाद है उसके मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया रहा है और ज़्यादा जल्दी तैयार भी हुआ है। कंपोस्ट पाने खातर भाइयों इसी जगह ने चुना है जहाँ पर बारिश के समय पानी इकट्ठा ना होता हो या फिर जो है ढेर के ऊपर तक पानी बह कर ना जावे, और उस खातर सबसे बढ़िया जगह है पेड़ के नीचे या जो हल्की छाया वाली जगह है वहाँ पर हम जो है ये काम कर सके हैं। साथ में भाइयों कंपोस्ट के ढेर की ऊंचाई और जो है ऊंचाई रखा है 2.5 फुट और चौड़ाई रखा है 5 फुट, और लंबाई हम कितनी भी कर सके हैं। साथ में भाइयों कंपोस्ट खाद बनाने खातर गोबर और जो मूत्र के अलावा फसल का जो अरा है या जो सूखा कचरा है वो भी हम ले सके हैं, और ऐसा अगर हम करेंगे तो बल्कि और भी जो है बढ़िया हम कंपोस्ट तैयार कर पाएंगे। साथ में गाजर या जो हरा घास है उसका भी हम कंपोस्ट खाद बनाने खातर प्रयोग कर सके हैं। और कंपोस्ट बनाते इसमें भाइयों अगर देसी कीटनाशक में जो है प्रयोग करने वाली जो वनस्पति है अगर हम उसका प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और अगर थोड़ी बहुत मात्रा में अगर खाद मिल भी जावे तो इसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं है। साथ में भाइयों कचरे में जो विभिन्नता हो तो ज़्यादा बढ़िया है,
यानी कि अलग अलग तरह का जो कचरा है वो हम इसमें इस्तेमाल कर सके हैं। और एक ही तरह की जो फसल है उसके कचरे को इस्तेमाल ना करके हम मिश्रित किस्म का कचरा लेवें तो जो हम कंपोस्ट खाद बना रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर खाद बना है। और भाइयों ध्यान भी रखें कि कचरे की ऐसी परत ना बनावें जिसमें तो हवा निकल ना पावे, उसमें तो हवा का निकलना भी ज़रूरी है। और गेहूं के जो भूसे हैं उसके साथ जरूर कुछ अन्य जो बायोमास है वो भी मिला लें। और भाइयों साथ में जो धरती पर जीवामृत का जो छिड़काव है करके उस पर सब नीचे मोटी टहनी और जो है लकड़ियाँ वो लगा लें ताकि जो है ढेर के नीचे तक हवा निकलती रहे और फालतू जो पानी है वो भी निकल जाए। फिर बायोमास की 6 इंच की परत बना लें और उस पर फिर जीवामृत का छिड़काव करके उसमें मिट्टी तक ढक दें। उस पर फिर बायोमास की परत फिर बिछावें और हरे बायोमास में कम गोबर और जीवामृत जो है वो ज़्यादा मिलावें, यानी कि 1000 किलोग्राम बायोमास में 50 किलो गोबर रखें और सूखे बायोमास में ज़्यादा गोबर और जीवामृत मिलावें जो लगभग 100 किलोग्राम बायोमास में 100 किलो के आसपास गोबर रखें। इसी तरह भाइयों ढेर के नीचे और ढेर के बीच में भी हवा के निकलने खातर जो है जगह बना कर रखें ताकि उस खातर कुछ बांस या जो लकड़ी है वो गाड़ दें जिससे के बाद उन हम बाद में निकाल सकें। और बायोमास को ना तो बहुत ज़्यादा दबावें और ना उसने ज़्यादा ढीला रखें भाइयों। साथ में ऊपरी सतह को झोपड़ी की जो सतह है या जो जिस तरह हम झोपड़ी का रूप दें ना उसकी तरह अगर रूप दे दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो उससे ऊपरी सतह में जो मिट्टी है उसके स्थान पर जो पुरानी खाद है या जो पुरानी जो खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं फिर उसने पूरे ढेर पर गोबर और मिट्टी तय लीप कर बंद कर दें जिससे लिपाई पक जाए और बाद में जो ढेर में दबाए गए जो बांस है वो आसानी तय निकाले जा सकें। साथ में भाइयों लिपाई ना करके अगर काले मोटे पॉलीथीन तक भी ढक दें या उससे बंद कर दें तो वो भी बढ़िया माना जावा है। साथ में ढेर में जो है 7 से 8 दिन के बाद एक लोहे की छड़ तय जो है 5 से 7 मिनट तक उसने अच्छी तरह से घोल लें मिलावें और छड़ की जो नोक है उसने गर्म कर लें। अगर वो गर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि जो ढेर है जो है वो ठीक नहीं बना है, यानी कि जब हम उसमें घोल रहे हैं 5 से 6 मिनट तक घोलें तो घोलने जब करने के बाद हम बाहर निकालें उसने लोहे की छड़ ने तो वो गर्म होनी चाहिए। अगर वो गर्म नहीं है तो इसका मतलब जो है ढेर ठीक से नहीं बना है और दोबारा फिर ठीक ढंग से ढेर बनावें और दोबारा फिर जो है खाद तैयार करें। इस तरह 15 से 20 दिन के बाद हम देखेंगे कि जो है वो ढेर जो है वो चिपक जाए और उसके घोल और उसने जब खोल कर देखा तो उसमें जो है 1 से 2 परत जो है हम खाद की तैयार कर पाए हैं। तो ये तो रहा कंपोस्ट खाद की बनाने की विधि कि किस तरह हम कंपोस्ट खाद बनाकर तैयार कर सके हैं। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ भाइयों जो घड़ी है वो इजाज़त नहीं दे रही आगे बढ़ने की और किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।